हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन सर, अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग। तो आज की इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th की केमिस्ट्री के लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग आज जीओसी के फर्स्ट लेक्चर को मेरे साथ स्टार्ट करते हैं तो आप मेरे साथ इस चैप्टर को लेकर के, इस केमिस्ट्री को लेकर के एंड तक बने रहिएगा। अदरवाइज अगर आपने बीच में छोड़ा तो आपके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वीक पड़ जाएंगे और आपको लगेगा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, बहुत भारी है, जो कि समझ में नहीं आ रही है। तो पहली चीज आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि जीओसी को समझने के लिए आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने रहना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ जीओसी को लेकर के, जो भी बेसिक्स काम करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीछे, वो सारे बेसिक्स हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या वो बेसिक्स हैं जिसके साथ आपको जीओसी को समझना पड़ेगा। तो गाइस, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों से कहा, आज हम बात कर रहे हैं जीओसी के बारे में, है ना। जीओसी का मतलब जैसे कि आप सब लोग जान चुके हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई थी, सबसे पहले अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं तो ये आज से करीब 240 साल पहले की बात है। 240 इयर्स एगो, आज से 240 साल पहले आप लोग पहुंच जाइए। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, लेकिन मैं कह रहा हूं अपने पास्ट में पहुंच जाइए। वो भी कितना बड़ा पास्ट, जो कि 240 साल पहले का पास्ट है। ठीक है, 240 साल पहले जो साइंटिस्ट थे, उस टाइम पर साइंटिस्टों का ये कहना था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्यों पढ़ाई जाती है जीओसी, ताकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ सकें, उनके पीछे की जितनी भी रिएक्शंस हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जिनके बेसिस पर वो काम करते हैं, उनको समझ सकें। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, उनको 240 इयर्स एगो साइंटिस्ट ने कहा कि वो हमेशा ही किससे मिलते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स से मिलते हैं। अब एनिमल्स और प्लांट्स से कैसे मिलते हैं, देखिए ये सब चीजें आप लोग भी जानते हैं। जो भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो अपने अंदर से एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते जाते हैं। वो स्पेशल टाइप के जो सब्सटेंसेस थे, उन्हीं सब्सटेंसेस को बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। लेकिन उस टाइम साइंटिस्ट ने एक चीज इसमें और जोड़ दी कि जो भी सब्सटेंस यहां से सिक्रेट हो रहे हैं, उनको आप सेपरेट कर दीजिए उन वाले कंपाउंड्स से जो कि मिनरल टाइप के सब्सटेंस होते हैं। जब आप एनिमल्स और प्लांट्स से निकलने वाले सब्सटेंसेस को मिनरल्स टाइप के सब्सटेंसेस के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो रेस्ट ऑफ दी सब्सटेंसेस क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे। अब समझने वाली क्या चीज है, देखिए अभी माइंड में आ रहा होगा ना कि अरे वाह ये क्या है ना। तो ये चीजें देखिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है यार। आप अगर अपने माइंड को सेट करके रखेंगे कि ये बहुत इजी है और रटने वाली चीज नहीं है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे यकीन मानिए बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको किसी ने कह दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करना पड़ेगा, बहुत भारी है, तो आप अपनी लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी नहीं समझ सकते। तो पहली चीज जो आप लोगों को क्लियर करनी है कि इसको रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। और समझने के लिए क्या करोगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे। खाली स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, स्क्रीनशॉट ले लेते थे, एक दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन गायब हो गया। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको स्क्रीनशॉट ना लेकर के क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, मेरे साथ लिखना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आ पाएगी। तो चलिए, तो वो बेसिक चीज हो गई जिसके ब्याह पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, उनको आप सेपरेट करेंगे मिनरल टाइप के सब्सटेंसेस से। अब मिनरल टाइप के सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मिनरल टाइप के सब्सटेंसेस के बारे में। जैसे कि मैं बात करूं मैग्नीशियम सल्फेट की MgSO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, या आपने ओशियन वाटर में भी देखा होगा, ओशियन वाटर में क्या होता है, NaCl प्रेजेंट होता है, KCl प्रेजेंट होता है ना। अगर मैं बात करता हूँ लाइक सल्फर की, कार्बन की, ऑक्सीजन की, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे मिनरल्स हैं। क्यों, क्योंकि ये हमें अर्थ क्रस्ट से मिल जाते हैं, अर्थ से मिल जाते हैं। तो दो सब्सटेंसेस विच प्रोवाइडेड बाय द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। वो सारे के सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑर्स और मिनरल्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, उनको एनिमल्स और प्लांट से कैसे डिफरेंशिएट किया गया। अब जब एनिमल्स और प्लांट्स से सिक्रीट होने वाले सब्सटेंसेस में से इन सबको सेपरेट कर लिया,
तो रेस्ट ऑफ दी जो सब्सटेंसेस थे, रेस्ट सब्सटेंसेस जितने भी थे वो सारे के सारे क्या कहलाए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहलाए या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी। मिनरल्स के सब्सटेंसेस को जब आप सेपरेट कर लेते हैं तो रेस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस क्या बचते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बचते हैं। अब यहां देखिए ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं ये सारे कैसे हैं, लिविंग्स हैं, है ना, ये क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन जो मिनरल्स है वो कैसे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। यहां से एक चीज हमें कंक्लूजन देखने के लिए मिला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो दोज कंपाउंड्स विच अटेन बाय दी विच कलेक्ट बाय दी नॉन लिविंग थिंग्स, जो हमें कहां से मिल जाते हैं, लिविंग थिंग्स से मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं नॉन लिविंग थिंग्स की, यहां से जो भी हमें सब्सटेंस मिला, जो भी हमें कंपाउंड मिला वो कैसा होगा, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। उसको नाम दिया उस टाइम पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ये चीज आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है यहां से क्लियर हो गए होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां से मिलने वाले हैं, हमें लिविंग थिंग्स से मिलने वाले हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां से मिलने वाले हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे कि मान लीजिए, चलो मैं लिविंग थिंग्स की बात करता हूं, तो लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जो ये प्लांट्स और एनिमल्स हैं बेस्ट एग्जांपल है लिविंग थिंग्स का, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, ये बहुत सारे ऑयल्स को, फैट्स को सिक्रीट करते हैं अपने अंदर से, है ना। इनसे हमें क्या क्या मिल जाता है, फैट्स मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, डीएनए, आरएनए, ग्लूकोज, सुक्रोज, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें कहां से मिल जाती हैं, लिविंग थिंग्स से मिल जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे कि अभी आप कहीं पर बैठ करके पढ़ रहे होंगे, वो आपका बेड हो सकता है, टेबल हो सकती है, चेयर हो सकती है, या आपका वो फ्लोर हो सकता है। आप किसी भी चीज पर पे एक ऐसी चीज जिसमें लिविंग नहीं है, जिसमें क्या नहीं है, ब्रीदिंग नहीं कर सकती है, जो चीज, वो सारी क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है। जैसे कि मैं इस पेन की बात कर रहा हूँ, ये क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। तो यहां से ये किसी न किसी चीज से बना होगा, वो चीज कौन सी है, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा। उसको हम कंसीडर कैसे कर रहे हैं, एज एन इनऑर्गेनिक मटेरियल कंसीडर कर रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बना करके एक बार बता देता हूँ कि कौन सी चीज को हम लिविंग में कंसीडर कर रहे हैं और वहां से हमें कौन से सब्सटेंसेस मिलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो सबसे पहला बेसिक चीज है वो यही है, आप लोगों को जो समझना होगा, अदरवाइज आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर नहीं हो पाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पर हम बात करें लिविंग थिंग्स की, है ना, जो एनिमल्स और प्लांट्स है। देखिए जो एनिमल्स और प्लांट्स की हमने बात करी है, यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाता है, ऑयल्स हमें मिल जाते हैं, फैट्स हमें मिल जाते हैं, प्रोटीन्स हमें मिल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमें यहां से मिल जाते हैं। इसी तरीके से सुक्रोज, ग्लूकोज, तो ऑयल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, ग्लूकोज, डीएनए, आरएनए भी हमें प्लांट्स से और एनिमल्स से देखने के लिए मिलते हैं, जो सारे के सारे ही क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आई होप कि समझाने की मुझे जरूरत नहीं होगी, रेस्ट ऑफ दीज कंपाउंड सारे क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे 240 साल पहले हमने ये बात करी है, ये थी क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पीछे की हिस्ट्री। अब सबसे पहले एक चीज, एक साइंटिस्ट आए थे, चलिए साइंटिस्ट आने से पहले एक डेफिनेशन यहां पर हम नोट डाउन कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, बट सम कंपाउंड्स या सम सर्टेन कंपाउंड्स कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हेलोजन एज वेल। ये सारे कंपाउंड्स जो क्या कर रहे थे, कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन कर रहे थे, या तो खाली इस कैटेगरी के, या फिर वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर भी प्रेजेंट थे, क्या कहलाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाए। अब अगर मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हो गए, जिनमें रेस्ट ऑफ दीज एलिमेंट सारे प्रेजेंट है। कोई भी सारी चीजें जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सब प्रेजेंट है। जैसे आयरन की मैं बात कर रहा हूँ, मैंगनीज की मैं बात कर रहा हूँ, कॉपर की मैं बात कर रहा हूँ, जिंक की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी कंपाउंड्स के अंदर ऐसी चीजें प्रेजेंट होंगी वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। अब इतनी बातें होने के बाद ये जो डेफिनेशन हमें मिल गई यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए बर्जीलियस, आप इनके नाम से बहुत अच्छे से वाकिफ भी होंगे, बर्जीलियस, ठीक है। इनका कहना यह था, इनके कहने का मतलब, चलिए इन्होंने एक थ्योरी दी थी, सबसे पहले मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि वही इनका स्टेटमेंट थी
फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फॉर द जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन्होंने थ्योरी दी थी वीएफटी। वीएफटी थ्योरी इंट्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट बर्जीलियस, पूरा नाम था फ्रेडरिच बर्जीलियस, फ्रेडरिच बर्जीलियस। तो फ्रेडरिच ने अपनी एक स्टेटमेंट हमें दी थी जो कि वीएफटी के थ्रू दी गई थी। वीएफटी का पूरा नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वीएफटी एक थ्योरी थी जिसको बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री की फील्ड में, एक इकलौते ये साइंटिस्ट रहे थे जिनका ये कहना था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे नेचर्स मिस्टीरियस फोर्सेस की वजह से जनरेट होते हैं। ये सारा का सारा नेचर का कमाल है, भगवान की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, राम की शक्ति है, अल्लाह की शक्ति है, कोई भी भगवान। इनका ये कहना था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नेचर की मिस्टीरियस फोर्सेस की वजह से जनरेट हुए हैं। अब चलिए हमने माना कि इनका ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं उनको बनाने वाला कौन? उनको बनाने वाला भगवान। भगवान मतलब नेचुरल शक्ति, नेचुरल पावर, मिस्टीरियस फोर्सेज हो गई। तो ये जो मिस्टीरियस फोर्सेज है लेबोरेटरी में तो तैयार हो नहीं सकती, एक इंसान को लेबोरेटरी में तो बना नहीं सकती या किसी जानवर को नहीं बना सकते। तो इनकी ये स्टेटमेंट ठीक थी। एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमें किससे मिले? एनिमल से और कंपाउंड से मिले, एनिमल से और प्लांट से मिले। और एनिमल्स और प्लांट्स को किसने बनाया? मिस्टीरियस फोर्सेज ने बनाया, परमात्मा ने बनाया। और ये चीज पक्की है कि इन एनिमल्स और प्लांट्स को यानी हम जैसे लोगों को लेबोरेटरी के अंदर नहीं बनाया जा सकता। तो इस बेस पर उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट दे दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। यहां पर ये बंदा गलत हो गया, बस ये बंदा यहां पर गलत हो गया। ये जो स्टेटमेंट इसने दी ये क्या हो गई? गलत हो गई। अब गलत करने वाले कौन थे? देखिए उस टाइम पर जब ये बोल दिया कि ये मिस्टीरियस फोर्सेस से जनरेट हुए हैं और मिस्टीरियस फोर्सेस को कभी भी जनरेट नहीं किया जा सकता, लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। लेकिन इस स्टेटमेंट को गलत करने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट आ गए। अब यही चीज होती है, एक बंदा अगर ऊपर उठने की कोशिश करता है तो दूसरा बंदा क्या करता है? उसको पैर पकड़ के नीचे खींच लेता है कि तू ऊपर भी जा रहा है, नीचे खड़ा हो, मेरे साथ रहो। तो वही काम यहां पर हुआ। इनकी इस स्टेटमेंट को गलत करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट आ गए। दूसरे साइंटिस्ट कौन? उस टाइम पर एक नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, वोहलर नाम के जो साइंटिस्ट थे वो अपनी लेबोरेटरी के अंदर कुछ सब्सटेंसेस के साथ क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब वो जो सब्सटेंस जिसके साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था? अमोनियम साइनेट के साथ ये अपनी लेबोरेटरी में कुछ काम कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और मैं अगर आपसे बात कहूं तो ये अप्रोक्स 1830 या 1828 की भी ये बात है। कुछ बुक्स में इसको 1820 लिखा गया है, कुछ बुक्स में 1830 लिखा गया है। तो ये मिसकंसेप्शन की चीजें हैं, इन पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। केवल जो चीज याद रखनी है वो क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर होने वाला वो क्या था और किसने उसको प्रिपेयर किया था? तो वोलर अपनी लेबोरेटरी के अंदर क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अमोनियम साइनेट के साथ। तो इन्होंने क्या देखा? कुछ पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन के साथ ये सब्सटेंस कन्वर्ट हो गया NH2CO NH2 में, जो कि क्या कहलाता है? यूरिया कहलाता है। देखिए नाइट्रोजन कितने? 1 और 1 2, नाइट्रोजन पूरे हैं 1 और 1 2, हाइड्रोजन है 4, 2 हाइड्रोजन ये आ गए, 2 हाइड्रोजन ये आ गए, CO पूरा का पूरा है। ये कैसा था? ये एक जो कंपाउंड है अमोनियम साइनेट, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करते करते क्या जनरेट हो गया? यूरिया जनरेट हुआ, जो कि कैसा था? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो सबसे पहले 1828 या 1830 के अंदर वोलर नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरेशन की। ये क्या था? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था यूरिया। तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। बेचारा बर्जीलियस क्या हो गया? फेल हो गया। और फेल करने वाला कौन? वोहलर। ये को क्या बन गया? एग्जामिनर। और ये क्या बन गया? स्टूडेंट। इसके तुरंत बाद ही क्या हुआ? यहाँ पर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें देखने के लिए मिल गया, क्योंकि क्या करा? जो कुल मिलाकर के जो स्टूडेंट था वोहलर ने क्या कर दिया? उसको फेल कर दिया। इसके जस्ट आफ्टर 1845 में एक साइंटिस्ट आए, कोलबे। इनके नाम से आप बहुत अच्छे से वाकिफ है।
कोल्बे जो थे 1845 में ये आए, इन्होंने भी सेम वही काम किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से। इन्होंने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, जो कि सबसे पहला कंपाउंड इन्होंने बनाया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, जी हाँ, वही एसिटिक एसिड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिरका या विनेगर। ठीक है, कोल्बे ने 1845 में सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी विच इज कॉल्ड एसिटिक एसिड एज विनेगर। तो इस तरीके से जो मिसकॉन्सेप्शन था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन का, दैट दे कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, वो दूर हुआ। इसको दूर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो दो साइंटिस्ट थे। सबसे पहले साइंटिस्ट थे बोलर, जो कि 1828 से 1830 के बीच में थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है इन दोनों को लेकर के, कुछ बुक्स में 28 है, कुछ बुक्स में 30 है। ठीक है, और दूसरे साइंटिस्ट कौन थे, कोल्बे, जो कि 1845 में आए थे और उन्होंने सिरके की फॉर्मेशन करी थी। तो गाइज ये था आपका कुछ छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन को लेकर के, उनके पीछे के कुछ बेसिक ऐसे रूल्स को लेकर के कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को याद किया जा सकता है, उनकी फॉर्मेशन को, उनकी रिप्रेजेंटेशन को हम देखेंगे।